नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ पर संदीप में। दोस्तों डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर इन दोनों की फॉर्म भरने की डेट आ गई है और परीक्षा होने की तिथि भी बहुत ही जल्द घोषित कर दी जाएगी। तो हम लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अच्छे से, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सके पूरी परीक्षा में। तो यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित का हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक। इनको हम ऐसी तरह पढ़ेंगे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपसे मिस हो जाए और परीक्षा में आ जाए। तो वो सारे पॉइंट कवर करके चलेंगे और अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए ध्यान से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए जो भी मैं अपलोड करूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है करड़ी संख्याएं। करड़ी संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल या फिर कितना भी मूल किया जाए जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वे सभी करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर n√x, जो ये पूरा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये पूरा आपका n√x ये करड़ी संख्या कहलाएगी। लेकिन जो यहाँ पर x है ये आपकी क्या है? ये करड़ीगत राशि है। ये चीज़ आपको समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर जो बाहर n है वो क्या है? वो है घातांक। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मान के चलिए ये लिखा हुआ है √4, तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसके बाहर 2 है। ये जनरली हम समझते हैं। अगर इसके बाहर 2 नहीं है, कोई और संख्या है, तो वो यहाँ पर मेंशन होती है बाकायदा। आपने देखा होगा, मान के चलो कि अगर 27 का करना है घनमूल, तो यहाँ पर आपको ये दिया होगा कि ये इसका घनमूल निकालना है। क्लियर? अगर ये यहाँ पर नहीं दिया होता तो हम जनरली क्या मानते हैं कि ये यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जो भी संख्या होती है वो करड़ी का घातांक होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, ये जो n है ये करड़ी का घातांक है। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। करड़ी का घातांक क्या है, करड़ीगत राशि क्या है और करड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर जो अभी आपको बताया वही यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है। अगर 2 लगा हुआ है तो हम जनरली इसको समझते हैं कि ये वर्गमूल है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर मान के चलिए कि कोई भी संख्या दे रखी है और वो घनमूल के अंदर है, ठीक, अगर हम ये 2 ना भी लिखे तब भी हम समझेंगे कि यहाँ पर बाहर 2 लिखा हुआ है। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये सब आगे अभी यूज़ होने वाला है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये √x लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो, तो हम अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। यहाँ पर जितना भी घातांक होता है वो 1/, की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम समझते हैं कि यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर 1/2 आ चुका है। अगर इसी जगह यहाँ पर x और यहाँ पर घातांक 3 लगी होती तो हम इसको लिख सकते थे x की पावर 1/3। जितनी भी घातांक होगी अगर हम इसको पावर में लिखेंगे तो ये आपका 1/, के फॉर्म में आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं घनमूल वाले में और वर्गमूल वाले में ये यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है? अब अगर करड़ी के उदाहरण देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं √2, √3, √5, √7। ये सभी वह संख्याएं हैं जिनका आप निकाल नहीं सकते कि अगर √2 का अगर हम निकालना चाहें तो इसका पूरी तरह से प्राकृतिक संख्या नहीं निकल पाएगी। अगर हम कहें √4 है तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका आंसर 2 आ जाएगा और ये 2 जो है ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर आप √2 का करने बैठोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आप स्क्वायर रूट इसका प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं निकाल पाओगे। ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कौन सी करड़ी है और कौन सी आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी करड़ी संख्या नहीं है? √13, 4 √27, 5 √125, 3 √343। तो इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी करड़ी संख्या नहीं है। देखिए साथ साथ हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं निम्न में से कौन सी करड़ी संख्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपको आता है तो आप नीचे आंसर में बता दीजिए।
क्योंकि इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जिसके आप प्राकृतिक संख्या नहीं निकाल सकते। अगर मान के चलिए कि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पर आप प्राकृतिक संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो वो कौन सी है, कौन सी जिसकी प्राकृतिक संख्या निकल आएगी। यहाँ पर करड़ी नहीं पूछा हुआ है, तो यानी इनमें एक ऐसी संख्या होगी जिसकी प्राकृतिक संख्या निकल आएगी, तो वो करड़ी नहीं होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि जिसका प्राकृतिक संख्या निकल गई वो करड़ी नहीं है। जिसकी प्राकृतिक संख्या नहीं निकल पा रही है वो आपका करड़ीगत राशि हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा 4th आएगा। आप 3√343 यानी 343 का आपको क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है, और आप देखेंगे इसका घनमूल जो निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, वो पूरी तरीके से आपका प्राकृतिक संख्या निकल आएगी। अगर 343 अगर इसको हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट पूरा 7 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं 7 × 7 × 7 ये आपका 343 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ में गए होंगे कि करड़ी राशि कैसे निकालेंगे। आगे देखते हैं, घातांक के कुछ नियम हैं वो समझ लेते हैं। अगर a की पावर m को a की पावर n से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस वैल्यू समान है दोनों में और बीच में लगा है गुणा, तो ये m और n आपस में प्लस हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अगर a की पावर m a की पावर n से डिवाइड हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों इनकी बेस वैल्यू समान है और जो पावर है वो अलग अलग है। तो अगर यहाँ पर गुणा था तो ये आपका यहाँ पर जुड़ रहा था, और अगर यहाँ पर आपका भाग है तो ये यहाँ पर घट जाएगा। सीधा सा रूल है इसका। क्लियर है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर के ऊपर पावर आ जाती है, a की पावर m और उसकी भी पावर n, तो ये जो m और n है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर हो गई बात। a की पावर m n, या कह सकते हैं a की पावर m × n। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है a b की पावर n, यहाँ पर ये 2 हैं। ठीक है, बेस वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी हैं। अब इन दोनों को एक बार सम्मिलित करके पावर n लगा दी गई है, तो आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर n × b की पावर n। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो देखते हैं, a/b की पावर n, ठीक उसी तरह ऊपर वाले की तरह था, a × b था ऊपर, यहाँ a/b लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा इसको और इसको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। सीधे सीधे नियम है, आप इनको समझ लीजिए। a की पावर 0 = 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगी। जैसे अगर हम 7 की पावर 0 करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, 155 ले लो, इसकी पावर अगर हम 0 करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है बात। करणी के कुछ नियम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर पावर जो भी लगी होती है, घातांक, करड़ी का जो घातांक होता है, अगर हम इसको नंबर के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो करड़ी का घातांक है ये 1/, के फॉर्म में आ जाता है। यानी जो करड़ी का घातांक है n, वो संख्या के पावर 1/, में आ जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए a/b, और इसका जो रूट के बाहर लगा हुआ है वो n लगा हुआ है, यानी इसका जो घातांक है वो n लगा हुआ है। तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये सारे नियम आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, तो इनको समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही है कि इन दोनों को अलग अलग कर लिया गया है, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगला देखिए n√a की पावर m, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये जो घातांक करड़ी का होता है, जब इसको लिखेंगे तो ये अपॉन में चला जाता है, और ये देखिए ऑलरेडी एक लगा हुआ है m। तो अब जब ये और ये यानी घात के ऊपर घात लग गई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/n × m, तो ये m/n आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चाहे तो इसको सॉल्व करके आपको मैंने दिखा दिया, और ये सीधा सीधा भी आप करना चाहे तो देख सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए √m, फिर n, फिर √a, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेन वैल्यू कौन सी है, ये है आपकी। ठीक है। अब इसके रूट के बाहर n और m लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m और n को, ये दोनों को एक साथ घात के
घातांक में रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब कुछ नियम हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा नियम साधारण समझ में, इस 3 को अगर हमें इस 2 टुकड़ों में तोड़ना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। जैसे हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, उसी तरह हम लोग 3 को √3 इंटू √3 में लिख सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं ये 3 का आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि इसमें 2 3 छिपे हुए हैं। 3 की पावर 2 इंटू इक्वल टू 3 इंटू 3। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ, ताकि आपको ये जो समझाया गया इतना ये भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये दिया हुआ है 243 इंटू पावर 3/5। क्लियर। तो आपको मैंने बताया था जो करड़ी का घातांक होता है वो पावर में नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कितना है, 5 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 243 और ये जो 5 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस 243 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के जो ऊपर 3 था पावर में उसको वहीं लगा दिया और बाकी 243 का जो रूट है वो 5 में लगा दिया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें 243 के, जैसे कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया गया है, तो अभाज्य गुणनखंड में देखिए इसके 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तब इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, इसको 243 को हमने 3 के पार्ट में तोड़ के गुणनखंड करके 3 निकाल लिया। अब 3 की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, इसका मतलब है 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। सीधा सीधा इसका ये आंसर आ गया। क्लियर है बात। सीधा सीधा वही फॉर्मूले अप्लाई किए जा रहे हैं जो अभी हमने आपको बताए हैं। यहाँ पर देखिए √8 की पावर 1/3। अब यहाँ पर आप देखिए √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √8 को 4 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 इंटू 2। अब इसमें से हम अगर हम रूट के बाहर निकालना चाहें तो इसमें जो 4 है वो आपका बाहर आ सकता है, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। ठीक है, तो इस √4 को हमने बाहर कर लिया है तो ये 2 आ गया है, और जो 2 बाहर नहीं कर सके वो रूट के अंदर पड़ा हुआ है। क्लियर है, कुछ नहीं किया गया, सीधा सा 4 को बाहर करके जो 2 बचा है वो रूट के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो 1/3 है उसको क्या किया गया है, 2 √2 और इसको हमने √3, ये जो 1/3 है यहाँ पर जो 3 था इसको हमने घात के बाहर लगा दिया, घातांक में पहुँचा दिया। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 और ये एक √2 ऑलरेडी है, और यहाँ पर देखिए जोड़ा बन गया 3 का, तो यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू आएगी वो √2 आ जाएगी। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बताइए, इसको हम और ज़्यादा विस्तार से बता देंगे, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा। यहाँ पर एक तरीके से आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करा देंगे। ठीक है, और जो जो समस्याएं आएंगी आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, तो उसको भी हम अच्छे से समझा देंगे। जैसे यहाँ पर है 0.0032 की पावर 0.6। अब 0.6 को हम लोग 6 की पावर 10 लिख सकते हैं। जैसे ये 0.6 है, अब यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर हम लोग नीचे 10 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव कितने बाद अंक कितने हैं, 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ पर, यानी 1 के फॉर्म में 1 0 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6/10 यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब आप यहाँ देखिए, अब 6/10 को हम लोग काट भी सकते हैं, 2 से काट देते हैं तो 2 तियाँ और 2 पंचे, तो 3/5 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब इस 0.0032 को हम ऐसा कैसे लिख दें कि पावर 5 आ जाए, किसी नंबर की पावर 5। तो जब हम इसको तोड़ेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे 2 16, इसको हटा देता हूँ, 32 16
और 8, 4 और 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने बार 2 का 5 बार गुणा करना पड़ा। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 32 आ गया। अब इसी 32 को हमने 2 के फॉर्म में तोड़ दिया है, तो हम कह सकते हैं अगर हम 32 लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 32 = 2 की पावर 5। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 0.00032 यानी 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा के हम इसको 0.2 की पावर 5 कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ऊपर 3/5 था तो 3/5 लिख दिया। अब पावर के ऊपर पावर यानी घात के ऊपर घात लग गई है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 3 की पावर 3/5। 5 कट जाएगा, बचेगा 3, 0.2 की पावर 3, तो 0.2 की पावर 3 कितना आएगा, 0.2 × 0.2 × 0.2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और दशमलव कितने, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 और 3। ये आपका आंसर आ गया 0.008 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव को अकेला नहीं छोड़ना होता है, तो ये 0.008 इसका आंसर आ जाएगा। तो हर चीज़ को ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए डीएलएड 2020 में क्वेश्चन एक पूछा गया था, √b/a × √c/b × √a/c। देखिए केवल अंडर रूट है, कहीं पर मिसमैच नहीं है कि कहीं पर अंडर रूट हो कहीं पर क्यूब रूट हो, सब में अंडर रूट है, तो इन सभी को एक के अंदर ही लिख लेते हैं। और बाकी जो कटने लायक है, b से 20 कट गया, c से c कट गया और a से a कट गया, यानी अंदर √1 आ गया, और √1 की वैल्यू 1 ही होती है। 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, यानी ये वाला फॉर्मूला आपका लग गया a की पावर m, और आपने जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था a की पावर m और a की पावर n बटे में। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, m और n ये दोनों माइनस हो जाएंगे पावर, क्योंकि बेस वैल्यू दोनों में समान है, m - n हो जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है, ये जो 1/5 है -1/3 यहाँ पर किया गया, तो 1/5 - 1/3 को घटा दिया गया है, और ये आपका आंसर आ गया है 7 की पावर -2/15। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 × 81 की पावर 1/3 = 3 की पावर n। देखो यहाँ पर जब 3 की पावर n क्वेश्चन में पूछ लिया कि n की वैल्यू बताओ, तो हमें इस सभी को क्या करना है, इन सभी को 3 की पावर के फॉर्म में चेंज करना है, तभी 3 कट जाएगा और n की वैल्यू जो पावर में होगी वो आपको पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 की पावर 2/3, तो ये जो /3 है इसको हम हटा सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ये जो बटे में 3 है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक, इंटू 81 जो है 1/2 है, तो 81 का आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 27 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू ये आपका 9 आ जाएगा, 9 × 9 81 होता है, 81 का स्क्वायर रूट होगा आपका 9, तो 3 की पावर 2 और 9 को हम लोग 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में पावर जो है वो जुड़ जाएगी, 2 + 2 = 4, 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर n जो था यहाँ पर 3 एक तरीके से काट देंगे या कह देंगे इक्वल टू कर सकते हैं, n की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है 0.01024/1/5 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि कई क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके भी बताए हैं, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो 1/5 है तो इसको आप क्या करेंगे 5, ये आपका घातांक लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा,
01024, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 1024 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा और ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1024 आ रहा है। क्लियर है? तो आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई टॉपिक में डाउट है या कुछ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में बताइए, हम उसको अलग से वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। आपकी जल्द से जल्द एग्ज़ाम होनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करना है कम टाइम में। तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करते रहेंगे। वैसे तो मैं एक लाइन से पढ़ाता रहूँगा और आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में अपने मॉडल पेपर, जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर हम पिछले 5-6 सालों से लगातार बनाते आ रहे हैं और आपको लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। ऑनलाइन तो मैं अभी आया हूँ, इससे पहले मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था। तो वहाँ पर मॉडल पेपर ज़रूर, मॉडल पेपर से आपकी एक लय बन जाती है पेपर को सॉल्व करने की। जो लोग पहले से यूट्यूब चैनल पे हैं हमारे, तो वो लोग जानते हैं मॉडल पेपर कितना ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे। चलिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।